एक आदमी थे जो जब बोलते थे तो सिस्टम कांपता था, जो कहते थे अगर ममता बनर्जी बीफ खाती है तो ये उनकी पसंद है, लेकिन जब वो देश के प्रधानमंत्री को धमकी देती है कि अगर बीफ पर बैन लगाया तो सरकार गिरा दूंगी, तब वो सिर्फ नेता नहीं खतरा बन जाती है। सारे सांसद एक बाजू में स्वर से बोल रहे हैं कि गोरक्षा होनी चाहिए। मुस्लिम सांसद जीएम बनातवाला ने कहा कि अगर बिल पास होता है तो पहला वोट मेरा, गोरक्षा के समर्थन में। उनके साथ दूसरे मुस्लिम सांसद खड़े हो गए, हमारी आपत्ति नहीं है, आप कानून बनाइए। अभी एक महिला खड़ी हो गई, उसका नाम है सुश्री ममता बनर्जी। उसने कहा गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा। लोग सन्न रह जाते थे और वो बोलते चले जाते थे। उन्होंने कहा था अमिताभ ने पेप्सी का एड सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने एक दिन 8 पेप्सी पी और तबीयत ऐसी बिगड़ी कि दोबारा हाथ नहीं लगाया। लेकिन अमिताभ बच्चन ये कुछ भी नहीं करता, ना पिज्जा बर्गर खाता है, ना शराब पीता है, ना बीड़ी सिगरेट पीता है, ना गुटखा खाता है, कुछ नहीं करता, फिर कैसे सड़ गई। तब वो डॉक्टर ने कहा कि वो पेप्सी कोक पीता है रोज और इससे भी बड़ी आंख सड़ जाती है। तो अमिताभ बच्चन ने अगले ही दिन से पेप्सी का विज्ञापन करना बंद कर दिया। और फिर उन्होंने कहा हेमा मालिनी लक्स से नहीं बेसन और मलाई से नहाती हैं, लेकिन देश की औरतों को नहीं बताती क्योंकि फिर हर औरत हेमा मालिनी बन जाएगी। तो कहने लगी नहाती तो रोज हूं। मैंने कहा फिर किससे? तो उन्होंने बताया चने के आटे में मलाई डाल के नहाती हूं। तो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती? कहने लगी डर लगता। मैंने कहा क्या डर लगता कि अगर हिंदुस्तान की सभी बहनों ने बेसन में मलाई डालकर नहाना शुरू किया तो सब हेमा मालिनी हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कौन थे ये? वो थे राजीव दीक्षित, कहने को एक सोशल वर्कर, लेकिन असल में सिस्टम की आंखों में आंख डालने वाला बागी। जो बोलते थे वो आज बाबा रामदेव प्रचार करते हैं, आयुर्वेद, स्वदेशी, देशी इलाज। लेकिन जड़ों में अगर कोई है तो वो राजीव दीक्षित ही है। वो मंच से गरज कर कहते थे पिछले 20 सालों में मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। जब जुकाम होता है तो अंगूठे पर एक मेथी का दाना बांध लेता हूं, बस खत्म। लोग हंसते थे, लेकिन अगली बार जुकाम होने पर वही करते थे। वो बोलते थे विदेशी कंपनियां हमें बीमार बना रही हैं, हमारी जड़ों को काट रही हैं और हम सिर्फ विज्ञापन देखकर भरोसा कर रहे हैं। और जब वो मंच पर बाबा रामदेव के साथ दिखते थे तो लोगों को लगता था ये जोड़ी देश को बदल देगी। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का सेक्रेटरी थे वो। रामदेव की रफ्तार और दीक्षित की आग, ये कॉम्बिनेशन सत्ता की नींव हिला सकता था। शायद यही वजह थी कि उसकी मौत एक झटके में हो गई। और आज तक सवाल वहीं खड़ा है, क्या राजीव दीक्षित की मौत एक हादसा थी या सोची समझी हत्या? सरकारी बयान कहते हैं दवाई की अधिक मात्रा से मौत हुई, लेकिन क्या कोई ऐसा शख्स जो खुद आयुर्वेद के लिए लड़ता रहा, जो हर मंच पर कहता था कि एलोपैथी मौत है, वो खुद दवा से मरेगा? समर्थक कहते हैं नहीं, ये मौत नहीं थी, ये साजिश थी। ये सिस्टम की तरफ से किया गया एक साइलेंट अटैक था ताकि एक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाए। राजीव दीक्षित की मौत हुई वर्ष 2010 में। न कोई पोस्टमार्टम, न कोई वीडियो, न कोई बयान। बस एक दिन खबर आई राजीव दीक्षित अब नहीं रहे और सब चुप। आज जब उनके पुराने वीडियोस YouTube पर करोड़ों में देखे जाते हैं तो एक ही सवाल उठता है, अगर वो आज जिंदा होते तो क्या रामदेव से भी बड़ा नाम होते? शायद हाँ, या शायद आज वो भी किसी जेल में होते, उन नेताओं और कंपनियों की सच्चाई बताने के जुर्म में। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं बताएंगे, हम आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाएंगे जिससे आप नजरें नहीं हटा पाएंगे। अगर आप वाकई देशभक्ति की बात करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उस आदमी की आवाज है जिसे शायद मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच्चाई बोलता था। राजीव दीक्षित एक ऐसा नाम जो आज भी लाखों लोगों के जहन में जिंदा है, एक ऐसा शख्स जिसे लोग सिर्फ वक्ता नहीं बल्कि आंदोलन समझते हैं। उनका जन्म हुआ था 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। बचपन से ही तेज दिमाग, जिज्ञासु स्वभाव और राष्ट्रभक्ति का एक अलग ही जुनून था। कहा जाता है कि उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक किया और फिर IIT कानपुर से एमटेक की पढ़ाई की, लेकिन इस दावे पर विवाद भी खड़े हुए। वर्ष 2015 में एक RTI के जवाब में IIT कानपुर ने कहा कि उनके पास राजीव दीक्षित नाम का कोई छात्र उनके पास आउट स्टूडेंट्स की लिस्ट में नहीं है। अब ये कह पाना मुश्किल है कि सच क्या है, लेकिन राजीव दीक्षित ने अपने एक भाषण में साफ कहा था, मैंने फ्रांस से PhD की है और मेरी रिसर्च एंटी ग्रेविटी पर थी। मेरी उस रिसर्च के लिए जर्मनी का एक बड़ा संस्थान करोड़ों रुपए देने को तैयार था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी मेहनत किसी विदेशी सरकार के हाथ लगे। लेकिन अफसोस, इस दावे के समर्थन में वो कभी कोई लिखित रिसर्च पेपर या दस्तावेज पेश नहीं कर सके। ना ही आज तक ऐसा कोई पब्लिक रिकॉर्ड सामने आया है जो उनके इस अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च को साबित करता हो। फिर आया वो साल जिसने राजीव दीक्षित को देश भर के युवाओं के बीच
एक नई पहचान दी। 1994 भोपाल गैस त्रासदी के बाद देश में उबाल था और राजीव दीक्षित सबसे आगे खड़े थे। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई, लेकिन यहां भी उनकी सोच आम नहीं थी। उनका मानना था भोपाल गैस कांड कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ये अमेरिका की तरफ से भारत में एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमारे लोगों को मोहरा बनाया गया। अब इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन राजीव दीक्षित ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक मिशन पर निकल चुके थे, विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन। वो देश भर में जगह जगह जाकर भाषण देने लगे। उनके शब्दों में जोश था, तर्क थे और एक ऐसी आग थी जो दिलों को जला देती थी। उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, टैक्स सिस्टम को औपनिवेशिक बताया, मॉडर्न मेडिसिन पर गंभीर सवाल खड़े किए और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को देश की आत्मनिर्भरता का दुश्मन बताया। एक भाषण में उन्होंने बड़ी सादगी से लेकिन तल्खी के साथ कहा, भारत का मौजूदा लीगल सिस्टम अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था की सिर्फ एक फोटोकॉपी है। इसे बदले बिना देश असली आजादी का मतलब नहीं समझ सकता। उनकी बातें सीधी लगती थीं, लेकिन गहराई में उतरती थीं। लोगों को लगता था ये इंसान किताब से नहीं, जमीन से निकली सच्चाई बोल रहा है। कुछ लोग उन्हें भ्रम फैलाने वाला कहकर खारिज करते थे, लेकिन जो उन्हें सुनते थे वो मानते थे कि ये शख्स कुछ बड़ा करने आया है। राजीव दीक्षित जब देश के इकोनॉमिक सिस्टम पर बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो किसी ने जख्मों पर उंगली रख दी हो। वो साफ कहते थे, ये जो टैक्स का जाल है ना, असली भ्रष्टाचार की जड़ वही है। उनका मानना था कि टैक्सेशन सिस्टम को पूरी तरह डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। उन्होंने दावा किया था कि भारत का लगभग 80% टैक्स रेवेन्यू सिर्फ नेताओं और ऊंचे पदों पर बैठे ब्यूरोक्रेट्स के हिस्से में चला जाता है और आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं आता। राजीव बार बार यह बात दोहराते थे कि भारत का बजट सिस्टम भी पूरी तरह से ब्रिटेन की नकल है और जब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को अपनी जमीन से नहीं जोड़ेंगे तब तक हालात नहीं सुधर सकते। वो एक और बात बड़ी बेबाकी से कहते थे, 500 और 1000 के नोट बंद कर दो, इससे ब्लैक मनी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब जरा सोचिए, ये बात उन्होंने उस वक्त कही थी जब देश में नोटबंदी का कोई चर्चा भी नहीं था। राजीव दीक्षित के लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 3 ऐसे शब्द थे जो भारत के लिए जहर जैसे थे। वो मानते थे कि इन तीनों नीतियों ने भारत को आत्मनिर्भर नहीं, आत्मघाती बना दिया है। खेती की हालत पर भी वो काफी नाराज रहते थे। एक भाषण में उन्होंने कहा, हमारे देश के विचारकों ने खेती के लिए उतना कुछ नहीं किया जितना करना चाहिए था और आज नतीजा यह है कि किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि खेती को जानबूझकर घाटे का सौदा बना दिया गया है ताकि किसान जमीन बेचें और कॉरपोरेट उस जमीन को हथिया सके। राजीव दीक्षित का गुस्सा सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी तक सीमित नहीं था। उन्होंने विदेशी कंपनियों पर भी कई बार सीधे निशाना साधा। मॉडर्न मेडिसिन को लेकर उनके विचार बहुत ही अलग थे। उनका कहना था, विदेशी कंपनियों ने लोगों को बीमार बनाकर ही बिजनेस बढ़ाया है, दवाओं की लंबी कतारें बनाई, बीमारियों को जटिल नाम दिए और लोगों को डराकर मुनाफा कमाया। वो दावा करते थे कि आयुर्वेद हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ ज्ञान है और ये सिर्फ इलाज नहीं बल्कि रोग की जड़ को खत्म करता है। उनकी राय थी कि भारत को अपना मेडिकल सिस्टम आयुर्वेद पर आधारित बनाना चाहिए, जो सस्ता भी है, कारगर भी और हमारे अपने अनुभवों पर आधारित भी। राजीव दीक्षित ने स्वदेशी आंदोलन को एक नए रंग में पेश किया। उन्होंने लोगों को ये तक सिखाया कि किस प्रोडक्ट का बहिष्कार करें और किसे अपनाएं। उन्होंने ऐसे पोस्टर और पर्चे बांटे जिनमें लिखा होता था कौन सी कंपनी विदेशी है और कौन सी भारतीय। उनका तरीका एकदम सीधा था, जो भारत का पैसा बाहर ले जाए उसे बाहर का रास्ता दिखाओ और जो भारत में ही पैसा लगाए उसे सर आंखों पर बिठाओ। उनकी ये बातें सुनकर कुछ लोग ताली बजाते थे, कुछ चुपचाप सोच में पड़ जाते थे और कुछ उन्हें कट्टरपंथी कहकर खारिज कर देते थे। लेकिन एक बात साफ थी, राजीव दीक्षित के शब्द सिर्फ भाषण नहीं, एक विचार क्रांति थे। अगर आपको भी लगता है कि राजीव दीक्षित की बातें आज के दौर में और ज्यादा प्रासंगिक हो चुकी हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए, क्या हमें फिर से स्वदेशी की तरफ लौटना चाहिए? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी आवाजें दब न जाएं। एक पुरानी कहावत है, नियत साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। लेकिन कभी कभी यही अच्छी नियत इंसान को ऐसे रास्तों पर भी ले जाती है जो सच्चाई से दूर होते हैं। राजीव दीक्षित की नियत पर शक करना शायद ठीक नहीं होगा। उन्होंने दिल से स्वदेशी की बात की, भारतीयता को अपनाने की वकालत की और हर मंच से देश हित की बातें रखी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसे दावे भी कर दिए जो न तो किसी तर्क से जुड़ते थे और न ही किसी तथ्य से। उदाहरण के लिए, एक मंच से उन्होंने कहा, अमेरिका जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान को फंडिंग करता है ताकि वहां से आतंकवाद फैलाया जा सके और भारत को कश्मीर मुद्दे पर दबाव में रखा जाए। सुनने में ये एक सनसनीखेज बात थी,
अमेरिका है जो पाकिस्तान को पैसा भेजता है, वो पाकिस्तान पैसा जम्मू कश्मीर में भेजता है और वो लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल-अंसार, हिज़्बुल मुजाहिदीन जैसे खतरनाक संगठनों को पैसा मिलता है और वो पैसे से सारे देश में बम ब्लास्ट होते हैं, जम्मू कश्मीर में तो होते हैं। लेकिन इसकी पुष्टि किसी दस्तावेज या सबूत से नहीं की जा सकी। एक और दावा उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर किया था, जिसे लेकर कई लोग नाराज भी हुए। उन्होंने कहा, नेहरू, जिन्ना और एडविना माउंटबेटन तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एडविना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों नेताओं को एक साथ हैंडल करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू का चरित्र बेहद हल्का था और एडविना के पास उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें थीं, जिनके दम पर भारत का बंटवारा करवाया गया। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी, पर अफसोस इसका कोई पुख्ता प्रमाण आज तक सामने नहीं आया। ऐसे ही एक और भाषण में राजीव ने अमेरिका में 9/11 यानी 11 सितंबर के आतंकी हमले को भी साजिश करार दिया। उनका कहना था कि ये दोनों टॉवर जॉर्ज बुश ने ही तोड़वाए होंगे या अमेरिका की सरकार ही इसमें शामिल होगी। तो अखबार वाले परेशान हो गए, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा, मैं बात कर रहा हूं तो गंभीरता से कर रहा हूं, भले धीमे कह रहा हूं लेकिन गंभीरता से और दृढ़ता से, ताकि दुनिया को डराकर अपने हथियार बेच सके। इन बातों ने राजीव दीक्षित को एक अलग ही किस्म की लोकप्रियता दिलाई। लाखों लोग उन्हें सुनने लगे। लोग कहते थे, भाई जो भी कहता है दिल से कहता है और बोलता भी है तो ऐसा जो कहीं और सुनने को नहीं मिलता। साल 2009 में उन्होंने बाबा रामदेव के साथ काम करना शुरू किया। तब तक रामदेव अपने योग शिविरों और पतंजलि के जरिए देश भर में अपनी एक मजबूत पहचान बना चुके थे। राजीव और रामदेव ने मिलकर एक बड़ा सपना देखा। काले धन के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाएगा जिसका नाम होगा भारत स्वाभिमान आंदोलन। इस आंदोलन की नींव यही थी कि देश को फिर से आत्मनिर्भर और नैतिक रूप से मजबूत बनाया जाए। राजीव दीक्षित ने बाकायदा योजना बनाई थी कि जब देश भर से लाखों लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे, तब साल 2014 में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी। एक ऐसी पार्टी जो सचमुच अच्छे लोगों से भरी हो और जो लोकसभा चुनाव में देश के सामने एक ईमानदार विकल्प रखे। उन्होंने कहा था, देश को बदलने के लिए सिर्फ आंदोलन नहीं, अब सिस्टम में जाना होगा और सिस्टम में जाने का सही रास्ता है चुनाव। ये विचार, ये सोच और ये जुनून अपने आप में बहुत बड़ा था, लेकिन उनके कुछ दावों ने उन्हें विवादों में भी डाल दिया। उस दौर की बात है जब टीवी पर आस्था और संस्कार जैसे चैनल हर सुबह घरों में गूंजते थे। बाबा रामदेव अपने योग से देश को जोड़ रहे थे और राजीव दीक्षित अपनी तेज आवाज और धारदार शब्दों से लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। इन चैनलों के जरिए ही राजीव का संदेश लाखों लोगों तक पहुंच रहा था। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू हो चुका था। एक नई लहर दौड़ रही थी, लेकिन ये लहर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी। 30 नवंबर 2010 ये तारीख थी जब राजीव दीक्षित की अचानक मौत की खबर ने उनके लाखों समर्थकों को झकझोर कर रख दिया। डॉक्टरों ने कहा, हार्ट अटैक आया था, बस बात वहीं खत्म कर दी गई। लेकिन जो लोग राजीव को करीब से जानते थे, उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। तो हुआ क्या था? नवंबर के आखिरी हफ्ते में राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। 26 से 29 नवंबर तक लगातार अलग अलग शहरों में व्याख्यान देते रहे। थकान जरूर थी, लेकिन जोश कम नहीं हुआ था। 30 नवंबर को जब वो भिलाई पहुंचे तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर जैसे ही दुर्ग के लिए निकले, गाड़ी में ही उनकी हालत और खराब हो गई। गाड़ी रोकनी पड़ी। उन्हें सबसे पहले भिलाई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर वहां से अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और फिर डॉक्टरों ने सिर्फ एक वाक्य कहा, हम दुखी हैं, वह अब नहीं है। ये खबर जैसे ही फैली, उनके समर्थकों में हलचल मच गई। हर कोई पूछने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो भाषण दे रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके शव को जब हरिद्वार लाया गया, तब कुछ बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आईं। जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया, राजीव दीक्षित की त्वचा पर नीले और बैंगनी निशान थे। उनकी नाक के पास गाढ़ा काला खून जमा था। ऐसा तो हार्ट अटैक में नहीं होता। लोगों ने कहा, भाई ये मौत नहीं है, ये मर्डर लग रहा है। इस पर वहां एक आवाज उठी, पोस्टमार्टम कराइए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन उनके परिवार ने साफ इनकार कर दिया, हम कोई पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। और बस यहीं वो रहस्य हमेशा के लिए चिता की आग में जल गया। हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर दिया गया और इस तरह एक आवाज जो देश को फिर से खड़ा करने निकली थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई। फिर शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। क्या वाकई ये स्वाभाविक मौत थी? क्या कोई साजिश थी? कई बार शक की उंगली बाबा रामदेव की ओर भी उठी, क्योंकि आखिरी वक्त में वही उनके सबसे करीबी थे। लेकिन बाबा ने हर बार इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा, मैं खुद स्तब्ध हूं। राजीव भाई देश के लिए जीते थे, उनका जाना बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन कुछ राज कभी नहीं खुलते। राजीव दीक्षित की मौत उन रहस्यों में से एक बन गई जो शायद कभी पूरी तरह से सुलझ न सके।
क्या आपको लगता है कि राजीव दीक्षित की मौत सिर्फ एक हादसा था या फिर वाकई कोई गहरी साजिश थी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। बाबा रामदेव के मुताबिक उन्होंने आखिरी वक्त में राजीव से बात करने की कोशिश की थी। वो कहते हैं, मैंने उन्हें समझाया था, मगर राजीव एलोपैथी इलाज से साफ इनकार कर रहे थे। लेकिन सवाल यही नहीं रुकते। एक बड़ा सवाल ये भी उठा, अगर राजीव दीक्षित वर्धा से जुड़े थे तो फिर उनकी बॉडी हरिद्वार क्यों लाई गई, वो भी सीधा पतंजलि आश्रम? ये वही आश्रम था जहां कभी उन्होंने रामदेव के साथ मिलकर काले धन के खिलाफ आंदोलन की नींव रखी थी। और अब उसी जगह उनका अंतिम संस्कार हुआ। साल 2017 में एक किताब आई, गॉड मैन टू टाइकून, जिसमें राजीव की मौत और उससे जुड़े तमाम रहस्यों पर उंगलियां उठाई गईं। बाबा रामदेव ने इस किताब के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा, इसमें कही गई कुछ बातें मेरी छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कोर्ट ने उनकी बात मानी और किताब पर आंशिक रोक लगा दी। लेकिन राजीव दीक्षित के समर्थकों का संदेह अब तक जिंदा है। साल 2019 में यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस केस को दोबारा खोलने का निर्देश दिया। पर अफसोस, इतने साल बाद भी एक सवाल आज भी हवा में लटका है। क्या राजीव दीक्षित की मौत वाकई एक हादसा थी या फिर कोई गहरी, बहुत गहरी साजिश? हम जवाब नहीं जानते, पर हम ये जरूर जानते हैं कि जो आदमी जीवन भर सत्य की लड़ाई लड़ता रहा, उसे उसका सच शायद आज तक नहीं मिला। राजीव दीक्षित अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनका सपना आज भी बहुत से लोगों के दिल में धड़कता है। क्या आप उनमें से एक हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी आवाज फिर से गूंजे, उनका सपना फिर से लोगों के जहन में जगे। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आपके हर शब्द, हर विचार इस सच्चाई की तलाश का हिस्सा बन सकते हैं। हम मिलकर वो आवाज बन सकते हैं जो आज राजीव दीक्षित की तरफ से बोल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होगी और सच्चाई की तलाश अब रुकने वाली नहीं है।